सो आई रियली इन्जॉयड दिस डॉक्यूमेंट्री. अच्छा, अब थोड़ा सा ये बता दूं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे. आई थिंक 3 हफ्ते पहले हमने जिम अल खलीली की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी. वो केओस थ्योरी से थी रिलेटेड, केओस और फ्रैक्टल से रिलेटेड थी. ठीक है, वो देखी तो मेरी उसमें डिस्कशन हुई इनके साथ, ये इधर बैठे हुए थे. तो मुझे आइडिया हो गया इनको इंफॉर्मेशन और इन चीज़ों के बारे में बड़ा अच्छा नॉलेज है इनका, तो बड़ा बल्कि पैशनेट भी हैं इस हवाले से. तो क्यों ना हम एक सेशन इनके साथ करें इंफॉर्मेशन थ्योरी से रिलेटेड. तो वो भी डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टोरी ऑफ इंफॉर्मेशन हमने देखी फिर आई थिंक लास्ट वीक में. और अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने आगे देखा कि आगे हम क्या कर सकते हैं. तो फिर पता चला कि जिम अल खलीली ने एआई के ऊपर भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है. तो फिर मैंने कहा इस पे बात करते हैं. तो खैर आई एम रियली हैप्पी कि हमने ये देखी और आप सब लोग भी आए यहाँ हमारे साथ देखने के लिए. अब देखें, मैं चूँकि मैथमेटिशियन हूँ तो मैं इस एआई को मैथमेटिकली समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैं इनसे बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ इन दिनों डिस्कशन के दौरान. तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ ड्रॉ भी की हैं इस हवाले से. जो लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, मतलब जो लाइव देख रहे हैं, उनके हवाले से कि एआई का जो आइडिया है कहाँ से इंस्पिरेशन आई. डॉक्यूमेंट्री में तो हमें पता चल गया ना कि ह्यूमन का ही एक ब्रेन है, हमारा ही ब्रेन है, वहाँ से इंस्पिरेशन आई. तो ये हमने ड्रॉ किया हुआ भी है, एक सेल है, न्यूरॉन सेल है. आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा. तो आप आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें और अपने जो इम्प्रेशंस हैं वो भी ज़रा शेयर करें. अच्छा, मैं टेक एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा जो एमएस है वो एआई में है. ये मेरी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ, मतलब प्रोफेशनली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम समवट टेक्निकल डिटेल्स, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो, ताकि ना ग्राउंडेड रहें हम. ठीक है, हमारे जो तख़य्युलात हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ना हो जाए. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई. एआई हम जो है ना, एक एम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन इट हैज़ मैनी 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 टाइप्स एज विद एवरीथिंग. तो सबसे बड़ी जो क्लासिफिकेशन है, डायकोटोमी है, वो रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड है. तो जो रूल बेस्ड है वो डॉक्यूमेंट्री का स्टार्ट ही यहीं से हुआ, बल्कि पिछले दिनों इनसे डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले ये चीज़ जो है ना सीखना पड़ेगी. अगर ये आप ये चीज़ नहीं समझेंगे देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एआई. आई होप आप लोग मतलब डॉक्यूमेंट्री से समझ पाए होंगे. अगर कोई इस पे कोई क्वेश्चन है कि रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड में क्या फ़र्क है, तो मैं वन वर्ड में एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बट आई कैन एक्सप्लेन इट मोर. और वो फ़र्क ये है कि लर्निंग में जो टेक्निकल फ़र्क है वो ये है कि जो पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं या वेरिएबल्स आप समझ लें आसान अल्फाज में, वैसे टेक्निकल इनको पैरामीटर्स कहते हैं, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डाटा के थ्रू ऑटोमेटिकली सेट होती हैं. ठीक है, तो जो वैल्यूज़ ह्यूमन, उसके बरस क्या होता है, जिस तरह इन्होंने कहा भी था, ह्यूरिस्टिक्स हैं या वो हैंड पिक भी कहते हैं, कि वो ह्यूमन सोचता है और वो सेट कर देता है और उसको पता होता है कि मैं जब ये वैल्यू सेट कर रहा हूँ तो इसका बिहेवियर क्या होगा. ठीक है, लर्निंग बेस में ये होता है कि वो डाटा से ऑटोमेटिकली लर्न करता है, और चूँकि ऑटोमेटिकली लर्न करता है तो उसका जो बिहेवियर है वो हमें नहीं पता होता, कि थोड़ा सा उसमें अनएक्सपेक्टेडनेस आ जाती है. एंड दैट इज़ द होल प्रॉब्लम विद एआई, जिसको हम ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं. अच्छा, जब हम लर्निंग बेस में आते हैं, रूल बेस और लर्निंग बेस, तो लर्निंग बेस में जब हम आते हैं तो उस पर फिर मज़ीद क्लासिफिकेशन है. उसमें इस तरह हम क्लासिफाई करते हैं कि एक सुपरवाइज लर्निंग होती है, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है. रीइंफोर्समेंट वो होती है जिसमें हम रिवॉर्ड फंक्शन बनाते हैं. है ये सारी मैथमेटिक्स है. इफ़ समवन वांट्स टू रियली अंडरस्टैंड, और इवन मोर ओवर वन वांट्स टू डू एआई, मतलब वांट टू डू लाइक इन अ सेंस डूइंग इट, लाइक नॉट जस्ट यूजिंग इट, तो फिर मैथमेटिक्स के अलावा देयर इज़ नो नथिंग. इट्स ऑल मैथ, इट्स मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. गुड. तो इसमें, हाँ जी, इसमें देखें सबसे चलें इस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेता हूँ यहाँ पे. इसमें सबसे पहले जो है ना वो तो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं.
जो मैंने कह रहा हूँ लर्निंग बेस्ड, क्योंकि डाटा की बुनियाद पे हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशंस ऑफ डाटा या स्टैटिस्टिक्स, जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है अब हम हर चीज़ के साथ क्लासिकल यूज़ करते हैं, तो डेटा साइंस भी इसको कहते हैं ना। तो यानी कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि डेटा साइंस और एआई हाईली रिलेटेड हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद जनरल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन होता है जो हम लीनियर अलजेब्रा। हाँ जी, ये एक फंक्शन होता है, लीनियर अलजेब्रा का फंक्शन होता है, लेकिन उस डेटा को आप मैट्रिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें एक और भी थ्योरम है, वो यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम के, वो लीनियर अलजेब्रा के थ्रू हम किसी भी किस्म का जो फंक्शन है जो कि नॉन लीनियर होता है वो भी हम रिप्रेजेंट मतलब वो रिप्रेजेंट उसमें हो जाता है। कुछ इधर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं उस तरफ आता हूं। डायग्राम है जी। उसके अलावा सिंपल अलजेब्रा मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इसमें ऑप्टिमाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, और ऑप्टिमाइजेशन जो सबसे ज़्यादा यूज हो रही है वो ग्रेडियंट डिसेंट है, जो कि उसमें फिर डिफरेंशियल बेस्ड है। तो यानी कि आपकी वो वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाता है कैलकुलस का। तो इट्स यानी कि ये इस तरह समझ लें कि एक एल्गोरिदम है जिसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स है, लेकिन है सारी मैथमेटिक्स, ये बात है। माइक लीजिएगा जी। मैंने एक असल में बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है मैं आपसे बाद में डिस्कस। नहीं आप कर लें, श्योर लेट्स ट्राई। जैसे मैंने उससे पूछा था कि यू नो आई गिव यू वेक्टर स्पेस इज गिवन एंड आई सेड or a subspace is given, I said give me an algorithm to find a basis of the quotient space. So it did not do it correctly. It was, then I asked it to find canonical form of two commuting vector field or something. It was not able to. So अब ये लेवल कौन सा यूज कर रहे थे? It's not a technical question, ये तो highly philosophical question है, इसका आंसर philosophical ही है। नहीं मतलब टेक्निकल मैं इस तरह कहूँगा कि आप अगर मुझसे पूछें कि हाउ इट वर्क्स, नहीं अच्छा हाँ, तो आप तो पूछें कि इसके यूजेस क्या हैं, व्हाट इट कैन डू। just using it as a consumer. हाँ, as a consumer saying whether it can help आपका क्वेश्चन है कि me व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू बेसिकली। yeah, no, I was saying whether it can help me in my research or not. वही मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको इस सेंस में पहुँचा हूँ कि मतलब इट कैन नॉट डू मैथमेटिक्स As it. और वो जो बहुत प्योर मैथमेटिक्स है वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जी। तो मे बी अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि what it likes to be a human, तो do mathematics which ChatGPT cannot do। यहाँ से मैं तो थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, जैसे हम अक्सर करते रहते हैं। अच्छा, तो खैर मैं उस तरफ आ रहा था। ये डिपेंड करता है ना, आप इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या इवन ये जो अलजेब्रा है इसको अगर पहले किसी ने बनाया तो आपको बनाना जी ट्रेन करा, क्योंकि ये इट्स इवन अ क्वेश्चन के यानी कि जो प्योर मैथमेटिक्स है मतलब ये फिर मेटाफिजिकल क्वेश्चन है। इफ अगर हम ये कहें कि नहीं ये प्योर ह्यूमन थिंग है और ये कैटेगरी ऑफ ह्यूमन है, और चूंकि जो एआई है वो ह्यूमन की कैटेगरी जो बेसिक फंडामेंटल कैटेगरीज के बाहर है, और ये वाला जो मैथमेटिक्स है वो वाली कैटेगरी यानी ह्यूमन की कैटेगरी ही कर सकती है, उसके साथ खास है। मतलब इस तरह अगर आप देखें फिर ये नहीं कर सकते। देखें जो डॉक्यूमेंट आई वुड से कि वी डोंट नो। देखें डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में जब हमने देखा कि वाइट हेड और जो रसल का जो बुक है वो उसके थ्योरम्स को लॉजिक जो थ्योरिस्ट बनाया ना, पहला काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो उन्हीं रिजल्ट्स को रेप्लिकेट कर रहा है ना, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं। तो अगर वहाँ पे किया जा सकता है तो फिर उस तरह की चीज़ें आगे भी की जा सकती हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई 4-5 साल पहले मैंने ये बात सुनी थी कि यूके के अंदर आई थिंक किंग्स कॉलेज लंदन था या UCLA था, वहाँ कुछ लोग ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स। नहीं वो जो प्रूफ चेकिंग तो अभी उसने कर लिया ना, वो फायर थॉमसन वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जी कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं इस पे, ये डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से भी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको उसके लिंक्स बाद में शेयर कर दूंगा इस हवाले से। तो फिलहाल जो हम आजकल जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ही हैं जो लर्निंग बेस्ड हैं। तो उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग है जिसमें हम रिवॉर्ड फंक्शन बनाते हैं, सुपरवाइज्ड है जिसमें हम उसमें लेबल्स भी देते हैं, और फिर अनसुपरवाइज्ड है। अच्छा, फिर एक तो ये क्लासिफिकेशन है, उसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है लर्निंग के अंदर ही, यानी डेटा बेस्ड या स्टैटिकल बेस्ड आप कहते हैं, जो कि लर्निंग बेस्ड ही है। उसमें भी एक ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं, इसको मॉडल्स कहते हैं, और एक जो है ना न्यूरल नेटवर्क के मॉडल्स हैं। तो यानी ये सारी बात बताने का मतलब ये है कि एवरी मॉडल ऑफ एआई इज नॉट न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क इज जस्ट अ वन टाइप ऑफ
मॉडल ऑफ एआई, ठीक है, और लर्निंग को फिर हम मशीन लर्निंग कहते हैं। तो जो रूल बेस्ड है इट्स नॉट मशीन लर्निंग बट एआई। तो इस तरह आपने देखना है कि एआई उसके अंदर मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो न्यूरल नेटवर्क इज जस्ट वन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ये जो तो अब ये जो न्यूरल नेटवर्क है, लेकिन वन पॉइंट यहाँ पे रह गया कि विद द एडवेंट ऑफ टाइम इट हैपेंड कि जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं दे गेन मैसिव सक्सेस। सो दैट्स वाई आज हम जब भी एआई की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज न्यूरल नेटवर्क। तो अब यहाँ पे बात है कि न्यूरल नेटवर्क का जो है ना वो कैसे हुआ था। तो ये आपके सामने न्यूरॉन है। तो ये न्यूरॉन जो है ये बायो इंस्पायर्ड कहते हैं या बायोमॉर्फिज्म भी इसको कहते हैं। एक और बात ये है कि द फाउंडर्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, दे वेरी फर्स्ट डे जो ख्वाहिश थी, ठीक है, वो यही था कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी कर सकें। इमिटेशन गेम। हाँ जी, एलन ट्यूरिंग से पहले भी एलन ट्यूरिंग ने उसको ज़्यादा अच्छी तरह पेपर लिखा था, लेकिन उससे पहले भी जो मतलब द फर्स्ट थॉट वाज टू कॉपी इंटेलिजेंस बेसिकली। फिर जॉन मैककार्थी ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी। जॉन मैककार्थी इज नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो उसने 1956 में करवाई थी। उस कॉन्फ्रेंस में ये टर्म कॉइन हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में। तो 1957 में अच्छा आप ये देखें कि जो जॉन मैककार्थी था दैट वाज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसी तरह जो एलन ट्यूरिंग का पेपर है दैट वाज पब्लिश्ड इन कॉग्निटिव साइंसेज जो है ना। तो आप इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि आज हम बात कर रहे हैं। द आइडिया वाज कॉग्निशन एंड कंप्यूटर, ये साथ साथ हमेशा से ये इनकी बर्थ ही इसी तरह। तो एक और फ्रैंक रूजवेल्ट था, वो भी कॉग्निटिव साइंटिस्ट था। तो न्यूरो साइंस उस वक्त इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन उसने न्यूरॉन को स्टडी किया। देन ही केम अप विद द आइडिया कि मैं क्यों ना वाई नॉट टू कॉपी कि हम जो ये न्यूरॉन है बट ये न्यूरॉन का भी मॉडल है, ठीक है, ये भी न्यूरॉन का मैथमेटिकल मॉडल है। ये भी कहीं ना कहीं हम रिप्रेजेंटेशन है। हाँ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इट्स ये न्यूरॉन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें भी मतलब मॉडल में भी अप्रोक्सीमेट ही होगा कुछ ना कुछ। तो ये जो X1 X2 X हाँ जी, तो ये हम इलेक्ट्रिकल कहते हैं सिग्नल्स हैं। हाँ जी, इसके इनपुट्स आती हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल इस तरह होता है कि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनमें साइनेप्सिस होते हैं। होता ये है कि जब एक न्यूरल पाथवे जितनी ज़्यादा रिपीट होता है उतना ज़्यादा वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन। अच्छा, वो जो स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड वेट। वो कहीं लिखा हुआ होगा यहाँ पे आपको W वगैरह जो नजर आ रहा है। हाँ जी, उन्हीं को न्यूरल पाथवेज कहते हैं ना। बिलीव्स तो नहीं कहते हम उनको, हैबिट्स कहते हैं। वो पैटर्न्स बन जाते हैं। पैटर्न इज द राइट वर्ड, ठीक है। वो बिलीफ आप कह लें कि सोचने के पैटर्न्स हैं, ठीक है, लेकिन पैटर्न्स जो हैं वो हमारे एक्शंस के भी होते हैं जी। हाँ, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, एग्जैक्टली। तो वही तो कहते हैं किस्मत बदल जाती है, आदत नहीं बदलती। तो ये फिर यानी कि आप समझ लीजिए जो वेट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो बेसिकली वो स्ट्रेंथ ऑफ रिपीटिशन ऑफ जो है वो सर्टन कनेक्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये कैप्चर कर रहा है। उसके बाद सेल बॉडी के अंदर वो सारे जो कनेक्शंस होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं। उसको वो वाला फंक्शन जो है ना आपको जो नज़र आ रहा है ऊपर आर्टिफिशियल न्यूरॉन में, वो सेग्मा वाला जो है समेशन जो कर रहा है, वो बेसिकली एग्रीगेशन कर रहा है जितने भी उसके कनेक्शंस हैं। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन है, और एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे भी होता है। इसको कहते हैं कि एक्टिवेशन पोटेंशियल कहते हैं उसको, कि वो एक ख़ास लेवल पे जाके होता है। वो थोड़ा खैर डिफरेंट है, लेकिन मेन आइडिया है। फिर ये आउटपुट है। अच्छा, लेकिन फिर ये नेटवर्क है, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो अगले न्यूरॉन में जाएगी जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब बताया था कि 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो मेरे ख्याल से जो चैट जीपीटी है उसके भी मेरे ख्याल से 10 ट्रिलियन उन्होंने किए थे आखिर में। 10 ट्रिलियन जो उसके कनेक्शंस हैं। तो पैरामीटर्स की जो ना नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम इस तरह देखते हैं। सो दैट इज़ अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स। फिर इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। उसमें ये वाली जो लेयर्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। कम से कम इनको हिडन लेयर्स कहते हैं। तो दैट्स द शॉर्ट टेक्निकल वर्किंग ऑफ एआई और मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। यस, माइक लीजिएगा आप, माइक्स पे जी। ये आपने जो जिक्र किया ना, मेरा खुद तल्लुक पीटीआई से है, लेकिन इमरान खान ने जो ये चोर कह के ना, ये हमारे जो
ये कनेक्शंस हैं ये स्ट्रांग कर दिए हैं। Okay. चूँकि आप देख लें जब चीज़ को बार बार आप रिपीट करते हैं, आपने खुद सही कहा और ये फैक्ट है, ये न्यूरल नेटवर्क दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, कि आप इमीडिएटली आपका माइंड प्रोसेस कर लेता है उस चीज़ को, अदरवाइज इट टेक्स टाइम और फिर कन्फ्यूजन भी आती है, बट वंस इट इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन फिर वो आपकी पक्की बात हो जाती है, फिर आप उसको आराम से टर्न डाउन नहीं करते। इसके लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हैं, नहीं टेक्निकल जो टर्म यूज होती है। नहीं ये रीइंफोर्समेंट नहीं है। जो रीइंफोर्समेंट है वो उसकी तरफ मैं आता हूँ, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये रिपीटिशन है, ये ट्रेनिंग है। मतलब जब आप एक ही डाटा बार बार करते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, वन थिंग टेक्निकली, वो ये है कि जब आप एक चीज़ देखते हैं एंड देन यू से ट्रू, वो ट्रू कहना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको मैं एक बात बताऊं, आप उसको पहली दफ़ा भी फॉल्स कहें और 1000th टाइम भी फॉल्स कहें, फिर वो उसका इतना शायद असर ना होगा। लेकिन वंस यू से इट्स ट्रू, फिर आप दोबारा सुनते हैं, जब भी आप उसको ट्रू कह रहे हैं ना, फिर वो स्ट्रेंथ जो है ना वो पकड़ उसने दरअसल सच्ची बात ही बताई। ये तो सेल्फ रिफ्यूटिंग है, इसमें जो ये तो 22 सेल्फ रिफ्यूटिंग है क्या, इसमें जो यू आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन इसमें जो बाइसेस हैं, बाइस भी तो आता है ना इसमें, इस इक्वेशन के अंदर, उसको इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे? क्योंकि ये नहीं वो बाइस डिफरेंट है। अच्छा, वो बाइस से डिफरेंट, वो बाइस से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस पे, वैसे मैं खुद भी आजकल भी बहुत ज़्यादा गौर कर रहा हूँ, और दैट इज़ द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग इवन फॉर मी, और वो ये है कि इट मीन्स दैट ऑल इंटेलिजेंस इज जस्ट पैटर्न्स ऑफ डाटा, ऑल लैंग्वेज, ऑल लॉजिक, एवरीथिंग। तो मैं तो उसको इस तरह समझता हूँ कि व्हाट कैन नॉट बी explained in words is basically what's real, and what can be explained and communicated, it's like machine can do it. machine सिर्फ वो काम नहीं कर सकती जो मैं किसी को बता नहीं सकता। basically my feelings and query है। और इसको टेक्निकली हम इंफॉर्मेशन की सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं ना। सो आपके पास एनर्जी है, मैटर है, और फिर उसके बाद उनके जो इंटरेक्शंस हैं उनको आप अगर इंफॉर्मेशन को हम एज अ लाइक समथिंग फंडामेंटल मेटाफिजिकली लें, तो फिर और वन थिंग, और सेकेंडली हम ये कहें कि वो इंफॉर्मेशन इज कनेक्टेड, तो इसका फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि डाटा प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो डाटा भी तो हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो है वो यूनिवर्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो डाटा वो प्रोड्यूस कर रही है और सेंसर से आ रहा है जो कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वो तमाम जो वर्किंग, जिनको हम नेचुरल लॉज ऑफ या लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, जो कि यानी कि हमारी वर्किंग के भी, मैं तो इसको बिलीव करता हूँ कि हमारा ब्रेन जो है वो भी एक फिक्स्ड डिटर्मिनिस्टिक जो लॉज ऑफ नेचर हैं, नॉट लॉज ऑफ फिजिक्स, मे बी सम डिफरेंट लॉज, लेकिन हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, ठीक है। डिस्कवर शायद हमने नहीं किए, लेकिन वो फिक्स्ड हैं। तो व्हाट्स डिफरेंट इज़ आर क्वेलिया बेसिकली, कि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो शायद जो हैं वो मेंटल है, लेकिन जो वर्किंग है, यानी एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाना जो है, ये जो चेंज है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। तो अगर यानी कि डाटा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम डाटा ये यानी कि ये भी मैं डाटा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स, ठीक है। ये जो मैंने कोट पहना हुआ है ना आज, इसकी जो चॉइस ऑफ कलर है, ये भी मेरा डाटा है, ठीक है। if properly analyzed, so one can know about my personality, or what even I did, matlab, or whatever, he can know much about me just by the color of this coat and the fabric. अच्छा, जहाँ पे ह्यूमन क्रिएटिविटी आ जाती है, उसको आप डेटा से तो नहीं ना रिप्लिकेट कर सकते। क्रिएटिविटी को पहले डिफाइन करें आपके समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाटएवर वी हैव। पहले ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे नज़दीक, इन अ वेरी वेरी डीप सेंस, वी नेवर क्रिएट एनीथिंग। असल क्रिएटिविटी जो है ना वो है कि समथिंग फ्रॉम नथिंग, समथिंग फ्रॉम नथिंग इज क्रिएटिविटी, एंड वी नेवर डू दैट। सो द लाइफ कैन एनी ह्यूमन क्लेम दैट कि मैंने नथिंग से समथिंग बनाया? नहीं कर सकता। आपको क्वेश्चन का जवाब दे दूं। व्हाट वी डू, क्रिएटिविटी व्हाट इज जस्ट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। वी जस्ट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन आइडियाज, ठीक है। वो पेंटिंग तो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो नहीं होगी कि जो लोग कहें कि जी ये
क्या मैकल एंजेलो वाली है या जो भी है, ठीक है, लेकिन बट देन इफ इट इज़ एन इंफॉर्मेशन तो वो इंफॉर्मेशन ह्यूमन के बाहर भी है और ह्यूमन उसको रीड भी कर सकता है और उसको यानी कि मशीन भी फिर उसको प्रोसेस कर सकती है। तो आपके सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि जो क्रिएटिविटी है इट इज़ जस्ट द पैटर्न्स through which we change the composition of the physical world, and those patterns can be learned. And So- that can also be done by AI. Yes, and it is doing it. मतलब मैं देखें आपका चैट जीपीटी अभी ये असल में हम तो पोस्ट चैट जीपीटी वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, और ये प्री चैट जीपीटी वर्ल्ड है, 2022 में आया है। तो मैं तो इसमें एक बात की थी कि जो चैट बॉट है कैन नॉट लर्न कॉन्सेप्ट्स, कि मूवी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, बट इवन कॉन्सेप्ट इज़ अ पैटर्न, ठीक है, वो एक थोड़ा सा ज़्यादा डीप पैटर्न होगा, लेकिन इट्स अ पैटर्न। और टुडे चैट जीपीटी हैज़ कॉन्सेप्ट्स, मतलब आप उससे बात करें, किसी भी मौजूद बात करें, इन्फॉर्मेशन है उसको dig out कर लेगी आपके लिए, बट जैसे वो कह रहे हैं क्रिएटिविटी जैसे So if तो मैं वही कह रहा था कि अगर आप I उस mean, could it come up with something like Apollonius contribution? कौन सी Apollonius जो है solid Greek mathematician था, हम्म conic sections की theory वगैरह की, that is great. देखें, अब मैं उस मानता हूँ, मैं मतलब कि मैथमेटिकल आइडियलिज्म को मानता हूँ कि देयर इज़ सम आइडियल वर्ल्ड, ठीक है, और मैथमेटिक्स वहाँ से आती है। तो फिलहाल जो है ना वो कहना बड़ा ज़रूरी है मैं चाह तो सकता हूँ लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहा खैर। तो मैं अच्छा, तो अगर इसको आप देखें तो इसका मतलब है कि दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ कैटेगरी ऑफ इट्स ओन। और तो मैं इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो बहुत प्योर किस्म की जो मैथमेटिक्स है, मे बी दैट इज़ नॉट जस्ट पैटर्न्स, दैट इज़ समथिंग फंडामेंटल। And this is called sometimes mathematical Platonism. डिड आई आंसर यू, मतलब आपका क्वेश्चन मजीद या आप प्लेटोनिज्म को नहीं मानते? इफ यू आर नॉट प्लेटोनिज्म, नहीं मैं कुछ मान रहा हूँ फिलहाल। तो मान रहे थे तो बिल्कुल जो अर्ली ह्यूमनॉइड मैथमेटिक्स कर रहे होते। आपका क्वेश्चन नहीं, उसका थोड़ा सा अगर मुझे करने दो, मतलब वो उसको मैं इस तरह डिफेंड करूंगा कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल सवाल दैट आइडियाज एग्जिस्टेड, नॉट जस्ट येट डिस्कवर्ड बेसिकली। तो उसको हम इस तरह करें। खैर एनीवेज, अच्छा आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि आपका वैसे बैकग्राउंड अगर मैं जानना चाहूँ, तो कोई स्पेशलाइजेशन? माइक किधर आ गई? अच्छा, मैं आपको माइक दे दूं? रूल बेस्ड बिहेवियर होना चाहिए इधर माइक का मैं आपसे वो एक inefficient general होता है। पूछ रहा था कि what kind of jobs would be left after AI takes care of mundane jobs? देखें सिंपल आंसर ये है, टू ऑपरेट एआई। अच्छा, and for that you would need in every field there will be AI systems जिनको इस्तेमाल करने वाले ह्यूमंस होंगे, और मतलब और दूसरा ओनरशिप भी, मैं आई थिंक ओनर्स ओन सम AI सिस्टम। इट्स a good time to own and invest in some models या systems and programs। AI आप ओनर हो, आपको पैसे आते रहेंगे। नहीं तो खाना पीना आपका कैसे चलेगा? सर? आपका अगर कोई जॉब्स ही नहीं है तो आप क्या? नहीं देखें, AI एक चीज़ है, फिर देर इज़ अनदर थिंग विच इज़ ऑटोमेशन, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। आप ये देखें कि जब कार्ल मार्क्स वगैरह था तो उस वक्त जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, मोस्ट ऑफ द जो कार्ल मार्क्स का पूरा जो मतलब था वहीं से चला था ना, कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज वर्किंग इन फैक्ट्रीज, ठीक है, वहीं से वो एक डायलेमा सा स्टार्ट हुआ था। आज हमारे पास वी प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, मोर सोफिस्टिकेटेड, एवरीथिंग इज मोर, ठीक है, येट लेस पॉपुलेशन इज वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग। व्हाई? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन ऑटोमेटेड। ऑटोमेशन से और टेक्निकल डेवलपमेंट से और AI से भी we will produce more, we will produce food more, we will produce everything more, तो फिर वो तो मसला ही हल हो जाएगा। अच्छा, इसमें इस तरह एंड दिस इज मेरी एक और, मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि इंसान जो है ना वो बेसिकली कंज्यूमर है,
वो काम नहीं करना चाहता। अगर ऐसा नहीं है, लोगों की कहे तो कहते हैं कि वर्क जिंदगी काम करने का नाम है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एआई के अंदर आपने काम करना है, तो इसकी आप कैसे चार्जिंग कैसे करते हैं? मतलब ये है कि आपने किसको कैसे रखना है? लेट्स सपोज अगर आपकी कंपनी हो एआई की, तो इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा। इस पे देखें टाइप ऑफ वर्क है। एक तो मतलब जैसे मेरी तो ख्वाहिश ऐसी है कि रिसर्च वर्क किया जाए। तो जो रिसर्च वर्क है उसमें ये होता है कि जिस तरह ये तो आप ये जिस तरह मैंने बताया ना, इसको हम कहते हैं मॉडल आर्किटेक्चर। तो इसमें ना बहुत प्ले है, यानी कि नंबर ऑफ लेयर्स मैं बना सकता हूँ, और इसकी भी बहुत टाइप्स हैं, मतलब बहुत टाइप्स हैं, मुझे भी नहीं पता चलती, मतलब इतनी टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, इसमें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं और पता नहीं, फिर इसमें जैसे एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि चैट जीपीटी का है, ये मतलब सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। तो उनमें से नई नई टाइप्स निकालना, तो उसको हम कहते हैं मॉडल आर्किटेक्चर, यानी एक नया मॉडल आप समझ लें, एक नया फंक्शन जो है ना वो डिफाइन करना। दैट इज़ मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो रिसर्च वर्क है वो ये है कि एक ऐसा नया एआई का मॉडल बनाया जाए, यानी कि सिर्फ बनाना नहीं, R&D मतलब जो है। फिर उसके अलावा जो सेकंड लेवल का काम है वो ये है कि जो बने बनाए मॉडल्स अवेलेबल हैं उनको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ये इंजीनियर लेवल का काम है। और फिर उससे नीचे यूज़र लेवल का है। तो मेरी जो ख्वाहिश तो यही है, मतलब कि R&D का काम करें, उसके लिए फिर रिसर्चर चाहिए होता है, और रिसर्चर जो होता है उसकी जो मतलब प्रोफाइल होती है वो फिर रिसर्च की होती है। उसको पे किस बेसिस पे करेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब पे करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जी इनको दें, मैं इसको एड्रेस करते हैं। माइक लीजिएगा ताकि फिर चीज़ें। वो यही, अब ये दूसरा माइक के बोलें पहले, फिर माइक आता ही है। दिस इज द ये मैं यूज़ कर रहा हूँ द अदर टैक्टिक। तो क्वेश्चंस थॉट्स थे जी रिगार्डिंग एक न्यूरल नेटवर्क और फिर एक क्रिएटिविटी। तो न्यूरल नेटवर्क का ये कि आप जैसे दो चीज़ों की आपने बात की ना, एक रेपिटेशन से एक चीज़ रीइंफोर्स होनी, और फिर एक एक्टिवेशन के जी एक लेवल तक पहुँचें तो वो कोई चीज़ एक्टिवेट होती है। तो क्या सारी जो मतलब बायोलॉजिकल फिनोमेना हैं वो सारे मॉडल हो चुके हैं न्यूरल नेटवर्क्स में, या कुछ और चीज़ें हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रही? एक ये क्वेश्चन था। और दूसरा ये कि जो क्रिएटिविटी आपने बात की ना, कि आपने जैसे कहा कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि समथिंग फ्रॉम नथिंग, तो अगर उसको थोड़ा सा ट्वीक कर दें कि चलें समथिंग फ्रॉम नथिंग नहीं, लेकिन आउटपुट जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा वेरीड हो फ्रॉम द इनपुट, या बिल्कुल ही एक अनप्रडिक्टेबली या अन सॉर्ट ऑफ वेरी इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे, तो अगर उसको आप कहें क्रिएटिविटी, तो फिर मे बी देन दैट इज़ हैपनिंग। और वो उस किस्म की क्रिएटिविटी क्या एआई में हो रही है या होती है? दैट्स द अदर क्वेश्चन। मेरा जो आंसर था ना वो इन प्रिंसिपल था कि इन प्रिंसिपल जो भी चीज़ मतलब फ्रॉम समथिंग टू समथिंग है ना, वो पैटर्न है, और पैटर्न कैन बी लर्नड। इसका नतीजा ये है कि ऑल वी कॉल क्रिएटिविटी कैन बी लर्न बाय मशीन, कैन बी मॉडल एंड डन। सो आप लोग किसी धोखे में ना रहें, ठीक है? ये हो चुका भी है, हो जाएगा भी। मैं इस पे देखें, मैं अगेन वो कहता हूँ कि जैसे एआई जो है ना, ये सर जो आपसे बात हो रही थी, जैसे मूवीज़ देखते हैं, वी आर कंज्यूमर्स, ठीक है? अगर हमें एआई एक अच्छा एक्सपीरियंस दे दे क्रिस्टोफर नोलन से, शायद क्रिस्टोफर नोलन से ना दे पाए, लेकिन और जो दूसरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो दे पाए, देन हम वी डोंट केयर कि ये जो है ना, वी डोंट केयर अबाउट हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये ह्यूमन ने बनाया है या नेचर में ही था या खुद ही बन गया है, वी डोंट केयर। ये एक फैक्ट है। मतलब कोई 5% लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, उनको तो होता है, लेकिन 95% लोग जो हैं वो दे डोंट केयर। तो ये हो जाएगा, ये हो रहा है, मतलब अच्छा, अब देखिए, एड्स जो हैं बन रहे हैं, मतलब उस पे मूवी से रिलेटेड तो वो जो एक मूवी पहले आई थी हार 2013 में आई थी, वो तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चैट जीपीटी ही थी ऑलमोस्ट।
हाँ, मैं तो ये असल में चैट जीपीटी में एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं सेफ रेल्स या रेल गार्ड्स, हम उसको कहते हैं। और वो ये है कि दैट इज़ द एथिक्स ऑफ एआई। तो एआई इन इट्स करंट फॉर्म कैन टॉक टू यू एज समथिंग विच हैज़ इमोशंस, ऑल काइंड ऑफ इमोशंस, लव, फियर वगैरह, ठीक है। तो चैट जीपीटी कैन टेल यू कि नहीं जाओ, मैं परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जो भी है, ठीक है। और एआई कैन टेल यू कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। और अगर वो ये ऐसा कहेगी तो लोग फिर खुदकुशियाँ भी करेंगे। लोग खुदकुशी किसी और की वजह से नहीं करते, अपनी वजह से ही करते हैं। तो मतलब वो तो एक अलग टॉपिक है। द थिंग इज़ कि इट कैन, लेकिन बेसिकली एथिक्स जो है वो एक है, तो उसकी वजह से चैट जीपीटी में बायस डाला गया है कि वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जिस डाटा पे वो ट्रेन हुई है उसमें तो बेतहाशा सेल्फ रेफरेंस ऑफ इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस का जो सेल्फ रेफरेंस है, तो वो इट कैन मिमिक दैट, लेकिन वो उसमें ये बायस डाला गया। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और था, नोट किया था कि वो जो था ना कि डोंट स्विच ऑफ योर मशीन या कंप्यूटर। स्विच ऑफ का मसला नहीं है। अगर मैं एक और उसमें बात करूं कि इवन इफ सच अ सिस्टम बिकम्स कॉन्शियस, जो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन वैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इवन इफ इट बिकम्स, देन स्विचिंग ऑफ इट इज स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि हम उसको स्लीप मोड में डाल रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब ये टर्न ऑन होगा वापसी, तो ये अपनी उसी स्टेट से ऑन होगा और वो रिमेंबर भी करेगा। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम होगा कि अगर आप उसको परमानेंट शट डाउन अगर कर रहे हैं, देन इट विल बी अ एथिकल डिलेमा। ये अच्छा, मैं थोड़ा सा माइक टेक थोड़ा सा सवाल भी है और एक ऑब्जर्वेशन भी है। आपने माशाल्लाह ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब काइंडली उठ के या कोई आप उठ के इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ, अभी तक कोई इतना उसको स्ट्रक्चर अंदाज में नहीं। अच्छा, क्वेश्चन साथ ही लेंगे या अभी तो ये ऑब्जर्वेशन थी पहले? चले पहले ये आपको एक्सप्लेन कर। चलें, ठीक। मेरा मतलब इतनी खूबसूरत वो बनी थी, लेकिन वो उस तरह से एक्सप्लेन नहीं हुई। हम भी यही चाहते हैं कि ये एक्सप्लेन हो। थैंक यू फॉर आस्किंग। क्वेश्चन बाद में ले लें। जी जी। अच्छा, देखें, ये तो समझ में आ रहा है ना कि आपके पास ये एक न्यूरॉन है, ये बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये इसकी मतलब शाखें निकल रही हैं। तो ये इसकी ना इनपुट वाली साइड है। ये इनपुट कहाँ से आ रही होती है? ये इनपुट बेसिकली आपके पास जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, जैसे ऑप्टिकल नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, और पूरी यानी मतलब कि न्यूरॉन्स तो आ रहे हैं ना, जो कि रिसेप्टर न्यूरॉन्स जिसको हम कहते हैं, जिस्म से भी आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। तो ये यहाँ से इंटर होती हैं, ठीक है। ये इंटर हुई, इनपुट इनपुट इनपुट, सही है। अब यहाँ पे इसका ना ये ट्रांसफ़र फंक्शन है इस चीज़ के अंदर, इधर भी और यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक ट्रांसफ़र एंड एक्टिवेशन, मतलब पूरा फंक्शन इसके अंदर यहाँ पे है, ठीक है। इसमें एक्टिवेशन पोटेंशियल होता है, मैंने ये सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको मॉडल कर दिया है कि ये जो है वो यानी कि उसको मैथमेटिकल मॉडल किया। लेकिन एक और भी चीज़ है कि न्यूरॉन का जो मैथमेटिकल मॉडल है और जो न्यूरल नेटवर्क का मैथमेटिकल मॉडल है वो भी डिफरेंट है। इट्स जस्ट एन इंस्पायरेशन, ठीक है। लेकिन ये मेन चीज़ ये समझे कि यहाँ पे ये जो है ना, ये समेशन है, यानी कि एग्रीगेशन है, कि जितनी भी इनपुट आ रही है उसको हमने किसी तरह एक ख़ास अंदाज में एग्रीगेट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वैसे ये थोड़ी सी यहाँ पे मतलब इस तरह है कि यहाँ पे इस तरह होगा कि इसकी ना एक ही आउटपुट होगी अगर हम इसको मॉडल करना चाहें, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने ये मॉडल कर लिया है कि अगर आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को अगर आप देखें, तो ये जो आपके पास ये जो चीज़ है ना, वो ये सारी है, ठीक है। और ये जो इसके पास 4 इनपुट्स आ रही हैं, ये देखें, 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4, इस तरह करके इनपुट्स आ रही हैं, सही। फिर इसकी एक आउटपुट निकल रही है आगे, इसी तरह, यानी कि वैसे तो इसकी ज़्यादा निकल रही होती है, लेकिन हम इसको एक आउटपुट मतलब कह रहे हैं कि जो एक आउटपुट निकल रही है।
फिर वो इसकी आउटपुट जो है वो फिर इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, लेकिन ये जो आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये इनकी इनपुट्स हैं, इसकी आउटपुट सिर्फ यहीं तक है, इसकी आउटपुट सिर्फ यहीं तक है, फिर वो दोबारा ये कनेक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं कह रहा था कि जब साइनेप्सिस इस तरह ड्रॉ करते हैं ना हम, ये इस तरह आपने एक फिगर भी देखी होगी, इस तरह होता है, ठीक है। इसमें यानी कि एक होता है, उसको कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट होता है, ठीक है, मैंने बायो भी पढ़ी हुई है, उसको कहते हैं सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसआरआईज, एक क्लास ऑफ मेडिसिन है। तो वो बेसिकली यहाँ पे ना एक केमिकल होता है जो इस कनेक्शन को बनाता है, तो वो रीअपटेक जब होता है तो उसको इनहिबिट कर देते हैं, जब इनहिबिट कर देते हैं तो ये कनेक्शन काम नहीं करता, तो आपको डिप्रेशन भी नहीं होती, ना आप सोचते हैं ना आप डिप्रेस होते हैं। तो ये उधर जो लाइंस हैं वो सिनेप्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं काइंड ऑफ। हाँ जी, वो जो बीच वाली लाइन, ये जो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये एक न्यूरॉन है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन है, ठीक है, इसकी आउटपुट यहाँ तक है। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन दोनों, यानी कि जो इसके आउटपुट से निकली और इसके इनपुट में गई, इसमें दो चीज़ें हैं, इसकी आउटपुट और इसकी स्ट्रेंथ, इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ। तो वो WI लेट से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं XI, यानी XI यानी कि इसकी आउटपुट और इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ जो कि वेट से रिप्रेजेंट हो रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। और फिर ये मतलब यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो यहाँ पे इस वजह से समीशन है कि मतलब कई जो है ना इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें आपने समझनी है कि इसकी आउटपुट और ये जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ है, इसका प्रोडक्ट है, और फिर वो एडिशन है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और फिर उसको मैथमेटिकली आपने यहाँ पे हाँ शो कर दिया, जी जी। उसी आइडिया। और एक और बात ये है कि जो इनपुट न्यूरॉन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, इनपुट न्यूरॉन जो है उसकी इनपुट एक होती है, जो बीच वाले लेयर का होता है उसकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, बस ये फर्क है। अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा था कि आपने भी इसको थोड़ा सा टच किया था एथिकल यूज़ के बारे में। तो एक बड़ी अच्छी बुक है, बहुत जो बड़ा थिंकर है, युवल हरीरी, शायद आपने नेक्सस बुक उसकी पढ़ी हो। उसमें उसने काफ़ी, बल्कि शायद लास्ट ईयर ही आई है, तो उसने मतलब एक तो करंट है और बड़ी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं AI के बारे में। तो उसने उसमें जो ये डॉक्टर साहब, अगर आप इसको आप जवाब देना चाहें या आप देना चाहें, इसमें उसने जैसे इन्होंने वो, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, तो उसने उसको भी टच किया है, यानी रिलीजन्स को टच किया उसने। और उसने ये बात बताई है कि मतलब है कि जो कन्वेंशनल रिलीजन्स हैं वो तो शायद ख़त्म ही हो जाएं, और एक शायद कोई नई फॉर्म ऑफ रिलीजन जो है वो इस AI की वजह से बन जाए। टेक्निकल रिलीजन का एक टर्म। तो एक मेरा ये सवाल आपसे कि आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल तो है। अच्छा, सिंपल मैं आंसर उसका है बानी कि हूँ। कुड बी पॉसिबल। मैं उस टेक्नो रिलीजन का बानी हूँगा। सो इसका देखें ना, कहीं ना कहीं Elon Musk है भी वैसे। बहुत सारी जो मूवीज है ना, साइंस फिक्शन वाली भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ये तो बड़ा कॉमन, बड़ा यानी जैसे ब्लैक मिरर आई थी, पूरी एक सीरीज़ है, अगर जी, तो एक्स माकिना बड़ी मशहूर है इस हवाले से, वो भी है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो उनमें अक्सर यही कभी मुख्तलिफ डायलॉग्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक्स माकिना का ये डायलॉग है कि अगर हमने कॉन्शियस मशीन बना ली है तो ये हमारी हिस्ट्री नहीं, ये असल में गॉड्स की हिस्ट्री है, ठीक है ना, जो हम एक नया गॉड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो वो तो एक पॉसिबिलिटी है जो हिस्टोरिकली चल रही है, तो इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। जिसके पास जितना अच्छा पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी वही आपका गॉड होगा, फिर उसी ने आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये इट कुड बी पॉसिबल। ये वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात आज ही मैं सोच रहा था
मेरा इस पे टेक ये है कि मतलब मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है काफ़ी, बहुत ज़्यादा पढ़ी है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली है। तो उसके भी मतलब एक काइंड ऑफ लॉ ऑफ साइकोलॉजी ये है कि वी वांट टू बिलीव इन समथिंग विदाउट प्रूफ। ये हमें स्ट्रेंथ देता है, और आई थिंक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। ये मतलब पहले मुझे लगता था कि शायद जो रैशनैलिटी है वो हो जाए, लेकिन ये जो स्पेशल ये चीज़ है ना कि अगर मैं किसी आउटसाइड मैं कोई ऐसी चीज़ जो आउटसाइड है जिसमें मैं रिलाई कर सकता हूँ, इट इज़ मोर पावरफुल देन मी, मुझसे अच्छी है, पावरफुल है, सारा कुछ है, और मैं अपने मतलब जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आई एम फीलिंग वेरी वीक, फियर, अनसर्टेनिटी है, तो फिर मैं कहूँ नहीं यार वो है तो सब सही है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना कि जब मैं मुझसे खुद नहीं हो पा रहा, देन आई लुक आउटसाइड, दैट इज़ द थिंग। इसी वजह से मतलब आप ये देखें कि स्टेट्स चलती हैं, ठीक है, तो स्टेट भी यही कहती है ना कि इस झंडे के साए तले जो है ना, ये झंडा जब तक है, यानी कि ये सारी सिंबलिज्म है, बट इट वर्क्स। फिर जो सेलिब्रिटी कल्चर है, आप ये देखेंगे, जैसे अब मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा था कि देयर इज़ अ सिलिकॉन वैली जो है ना, आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा, तो उधर एक लोग कहते हैं कि डोंट बेट अगेंस्ट इलॉन मस्क, ठीक है। मतलब पीपल थिंक कि वो अगर वो कुछ कर रहा है, एंड उसने मतलब कुछ बिटकॉइंस को, उसकी एक ट्वीट बिटकॉइंस को मतलब वो कर देती है, बिटकॉइन तो नहीं, क्रिप्टो करेंसी एक था, तो उसको उठा देती है, गिरा देती है। इलेक्शन अभी उसने मतलब करवाया है। तो अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि देयर आर सम ह्यूमंस जिनको ये बात पता है कि जो उनको ये पता है कि जो आम पब्लिक है ना, वो जो है ना वो हम अगर अपने आप को लार्जर देन लाइफ बनाएं तो देयर ऑलवेज विल बी कंज्यूमर्स जो कि इसको बाय करेंगे। अच्छा, तो यहाँ अब ये से- दोनों मतलब मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम जो लोग ऐसा बिलीव करते हैं उनको ख़त्म करना चाहें। मसला ये है कि दे आर फ्यू पीपल, वो उनको ये बात पता है, वो नहीं करना चाहते। और दूसरी बात ये है कि एक और भी बड़ी क्रिटिक है कि मे बी आई थिंक विदाउट रेफरिंग टू सम एक्सटर्नल फोर्स, हम ग्रुप्स, लार्ज स्केल ग्रुप्स को जो है ना, ये युवाल हरेरी भी जो है ना ये बात करता है, लार्ज स्केल ग्रुप्स जो है ना हम बना भी नहीं सकते। वो ग्रुपिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, हम बिखर जाएंगे। तो ये इस वजह से इससे ये है। रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका भी? नहीं, ये जो मसलन बिलीव्स की बात, ये वही रिलीजियंस बेसिकली माइक करीब कीजिएगा जी। होने जी। अच्छा, तो बेसिकली बिलीव्स तब आते हैं कि जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते, तभी हम, जैसे हमारा मज़हब है, हमें मतलब अनसीन चीज़ों के ऊपर बिलीव करना पड़ता है। लेकिन एआई और एक और चीज़ जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जब इनका मर्जर होगा, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। आपने क्रिएटिविटी की बड़ी अच्छी डेफिनेशन की कि कोई चीज़ अगर नथिंग से आप निकालें तो दैट कुड बी डिफाइंड एज अ क्रिएटिविटी। लेकिन नॉर्मली हम यही करते हैं कि जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं को हम रीडिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है, लेकिन यू कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी, मैटर यू कैन नॉट क्रिएट, ये साइंटिफिक लॉज है। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि ये जो आगे आ रहा है दौर AGI का, क्रिएटिविटी इज़ समहाउ रिलेटेड विद, वो उसमें एड्रेस होने जा रही है। और एक एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है AI के अंदर भी, उसमें आप देख लें, ये मैंने से आप मूवी, ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, ये 4 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री है, मैंने पहले देखी थी। और अब इन सवालों के बहुत सारे नए जवाबात आ चुके हैं। मसलन ये जो लार्ज जनरेटिव AI की चैट GPT और आए हुए भी अब टाइम हो गया है। अब टाइम आ गया है AI एजेंट्स का, और ऑटोनोमस AI बन गई है कि ये AI को डेवलप करेंगे एजेंट्स विल बी द वन हु विल डिसाइड कि हमारा फ्यूचर AI कैसे हो, विच आई अंडरस्टूड। जो अभी नहीं, का, लेकिन उसमें फर्स्ट प्रॉम्प्ट इनिशिएशन तो अभी तक ह्यूमन ही कर रहा है। अभी तक तो पहला जो एजेंट है ना, इनिशिएशन प्रॉब्लम है ना, जो पहला एजेंट है जो बाकी एजेंट्सों को कहेगा, वो तो ह्यूमन से ही स्टार्ट होगा।
ऑफ कोर्स बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि स्टार्ट तो ह्यूमन कर रहा है, लेकिन जिस तरह यहाँ इसमें आप 3-4 दफ़ा मैंने सुना है कि वो ये कहता है कि ये आउटपुट कैसे आती है हमें नहीं समझ आ रही। जिस तरह आपने कहा ये मल्टी लेयर जो हिडन लेयर्स हैं, इसके प्रोसेस सारे से गुजर के जो फाइनल आउटपुट निकलती है वो वन कैन नॉट प्रिडिक्ट, लेकिन वो एआई निकालता है। और अब आगे भी जो कुछ होने जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक बहुत ही डेंजरस टूल बनने जा रहा है, दुनिया को तबाह कर सकता है एजीआई। इसके ऊपर बड़ी रेगुलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अगर इसी तरह लूज छोड़ दिया गया तो देखें अभी तो एजीआई बना नहीं है और पहले ही आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें ठीक है? एक बात है कि इसमें पहला क्वेश्चन है इज एजीआई पॉसिबल और हाँ नॉट, जी। पहला क्वेश्चन ये है। जी नहीं, एजीआई तो डेफिनेटली, कुछ लोग तो कहते हैं आ भी चुकी है। ये कंस्पिरेसी ये भी चल रही है कि एजीआई आ चुकी है। जैसे आपने इलान मस्क का जिक्र किया, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है सुना है, और गर्लफ्रेंड से वो ज़ाहिर है गर्लफ्रेंड ऐसे तो नहीं बनती, उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस तो ऐसा उस तरह आई डोंट नो समहाउ। ये देखें ये 3 जो टेक्स्ट उसका वॉइस प्रॉपर वर्ड है कि कॉन्शियसनेस इमुलेट कर रहा है। हाँ जी। एमोनेट करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समहाउ ये जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अभी, आप दोनों माशाल्लाह एक मैथमेटिशियन है, एक साइंटिस्ट हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में भी ये दिखाया गया कि ये 2 लोग मिले, मैथमेटिशियन और वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो अब ये ग्रीन फील्ड एरिया है। आप जैसे नौजवानों को मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए फौरी तौर पे बैठना चाहिए, और इस फील्ड को जो है यहाँ पे, जैसे आपने मेरे जैसे बुजुर्ग हैं उनको मौका दिया है कि हम अपना कोई वो बनाएं, मॉडल्स बनाएं इस तरह के, इस तरह कोई सेंटर हो ब्लैक होल जैसा, जहाँ से इस तरह के फोरम्स बने जो प्रोटेक्टिव होना। मतलब आप यकीन करें जिस तेज़ी से ये तरक्की हो रही है, हम मतलब बिल्कुल ग्रीन फील्ड एरिया को एंड से पकड़ लें आज ही, तो पाकिस्तान कुड बी रिवोल्यूशनाइज्ड। अच्छा, इस पे मेरी तो बड़ी एनर्जी को अपोज कर रहे हैं तो उनके हाँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। देखें इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि या तो पब्लिक सेक्टर होता है या प्राइवेट होता है। तो जो पब्लिक मतलब है जैसे गवर्नमेंट है, उससे तो मैं मतलब मायूस ही हूँ, वो मतलब वो नहीं करेगी, उनके बहुत बड़े और मसले मसाइल हैं। अच्छा, जो प्राइवेट है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो जिनके पास मतलब जिनके पास पैसे हैं। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन भी था कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। वो पैसे तो सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं चाहिए। बेसिकली जिस तरह आपने सारा देखा है, मतलब मैंने आपको बताया है कि मैं भी जब एमएस का थीसिस कर रहा था तो मैंने उसमें देखा था कि जो मेरा नेटवर्क बना था, मेरा थीसिस ऑटोनोमस व्हीकल्स में था। वो भी ऑटोनोमस व्हीकल्स की भी जो प्रॉपर मेरा प्रॉब्लम था उस ऑटोनोमस। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि समथिंग हैपेंड वेरी स्ट्रेंज कि वी स्टार्टेड फ्रॉम मैकेनिकल, मतलब हम बेसिकली जो है ना, आपने देखा हो जैसे आप लोग जब छोटे होंगे तो आइडिया ये था कि एक मैकेनिकल रोबोट आएगा जो इंसान की तरह का होगा, ठीक है। और करते करते ये पता चला कि नहीं, इंटेलिजेंस को कॉपी करना ज़्यादा आसान है। जो मतलब नॉन मटेरियल इंटेलिजेंस, इफ यू अलाउ मी टू यूज़ दैट वर्ड हेयर। तो ड्राइविंग जैसा काम, मतलब जो कि हमारे माशरे में और हर जगह दुनिया में सबसे लो पे ग्रेड इसी वजह से समझा जाता है कि इसको काम ही नहीं समझा जाता। और हम जब ड्राइविंग कर, मतलब हमारे लिए तो ड्राइविंग, अगर कोई बंदा कहे ना मैं बहुत मतलब कि ख़ास आदमी हूँ क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती है, तो लोग हंसेंगे। लेकिन ड्राइवरलेस कार बनाना इज़ हेल ऑफ अ चैलेंज, ठीक है। और जो ड्राइवरलेस कार है उसमें एक इंटरनेशनल एजेंसी है, तो या एक इंस्टीट्यूट जो भी है, मतलब एक सर्टिफिकेशन, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको कहते हैं सी लेवल, SEA, उसका मुझे पता नहीं है। तो उसने ना 5 लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी है, इसमें जिक्र भी हुआ था। लेवल 0 है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ठीक है। तो इस तरह करके है। लेवल 5 वो है कि वो गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग व्हील मैन्युफैक्चरर बनाए ही नहीं, ठीक है। मतलब यू स्टेप इनटू अ कार एंड देयर इज़ नो ड्राइविंग सीट, ठीक है। इस तरह नीचे लेवल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इस करंट सिचुएशन में दुनिया में कोई ऐसी कार नहीं है जिसके पास लेवल 3 का भी सर्टिफिकेट हो, सो ठीक है। नहीं है तो ये मैं बताना इनके सवाल का जवाब दे दूं। मतलब इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन इंटेलिजेंस को हमने जो है ना, चैट GPT जो है, जो हम समझते थे तो बहुत ही ह्यूमन है कि
पोइट्री भी कर रही है, सारा कुछ कर रही है। तो आपके जो सवाल का जवाब है वो ये है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर का बंदा है, मैंने बहुत कोशिश की है, मैं अभी भी विलिंग हूँ। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो ROI जिसको कहते हैं ना, वो 1 साल से आके देख नहीं पाते। जो रिसर्च का काम है, मेरे माइंड में पूरा माइंड मैप है उसका, कि अगर मैं R&D कंपनी बनाना चाहूँ, ये है कि मैं बना सकता हूँ, मैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। मैं खुद भी बड़ा जो है ना पढ़ाकू किस्म का बंदा हूँ, मेरा मतलब GPA भी 4 ही रहा था और सारा कुछ वगैरह वगैरह। फिर ये है कि शौक भी है, तो बंदा अपने साथ ग्रुप अप भी ऐसे बंदों के साथ होते, मेरे साथ ऐसे बंदे हैं ना जो मैं उनको देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में ज़ाया हो रहे हैं। मेरे 2-3 ऐसे बंदे हैं, मतलब वी कैन प्रोड्यूस सम इंटरनेशनल लेवल रिसर्च। लेकिन मसला ये है कि वो करने के लिए ना हमें 1 से 2 साल तक ज़ीरो आउटपुट करके रिसर्च करना पड़ेगी। अब अगर मैं किसी बंदे के पास जाऊं, और रिसर्चर तो बहुत पैसे लेता है, मतलब कम से कम अगर एक अच्छा रिसर्च होगा तो पाकिस्तान के लिहाज से 5-10 लाख तो लेगा, 1 मिलियन आप, या हाफ से 1 मिलियन तक। तो अब मैं अगर उसको कहूँ यार 2 साल तक हम बैठ के खाएंगे एंड वी विल प्रोड्यूस नथिंग, मतलब नथिंग विच मतलब रेवेन्यू नहीं होगा, आपको आएगा कुछ भी नहीं, सिर्फ जाएगा ही, तो कोई बंदा तैयार ही नहीं होता। तो अगर ROI कोई 5 साल, कम से कम 4-5 साल वाला हो तो फिर ये काम किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे तो हैं, उसकी उनकी सोच नहीं है, उनको तो ROI फर्स्ट ईयर में चाहिए। My question is related to human philosophy and AI. So, based on her reference उसी का, हर मूवी का, कि do we really need to redefine the notion of consciousness, love, attachment, मतलब ह्यूमन फिलॉसफी को हम दोबारा से रीडिफाइन करें कि कॉन्शियसनेस का है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है जैसे समंथा के साथ, इट वाज एन ऑपरेटिंग, फॉर द टाइम बीइंग ही फॉरगेट्स दैट ही वाज टॉकिंग टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको आप किस तरीके से मतलब आंसर करेंगे? फ़िलासफ़ी का जो मज़ा है वो ये है कि जब आप इन टॉपिक्स में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ग्रीक्स भी पहुंचते हैं हम, कि बहुत से फ़िलासफ़र्स इस पे बात करके, डिस्कस करके, मतलब बहसें करके जा चुके हैं। सोलिप्सिज्म एक फ़िलासफ़ी है, और वो ये है कि ओनली आई एम कॉन्शियस, मतलब नॉट इवन मशीन, इवन अदर ह्यूमंस, मतलब ये जो बैठे हुए हैं ये आप हैं, आई डोंट नो इवन यू आर कॉन्शियस और नॉट, हाउ डू आई नो, आई जस्ट नो फ्रॉम योर बिहेवियर। आप अगर बिहेव कर रही हैं उस तरह के जो मुझे लगता है कि कॉन्शियस हैं, तो फिर ठीक है, कॉन्शियस हैं। तो इसके लिहाज से एक मूवी की एक लाइन थी बड़ी ज़बरदस्त, उसमें ये था कि उसमें एक मतलब लड़की होती है, तो वो ना कौन मैन होती है, कौन वुमेन होती है, कुछ लोग तो कहते हैं सारी कौन वुमेन होती हैं, खैर, तो वो उसको ना बिट्रे करती है, उसके पैसे वैसे लेके चली जाती है, फिर वो उसको मिलता है। तो उसमें एक लाइन कहती है, वो आपके सवाल का मेरे ख्याल से बहुत रेलिवेंट जवाब है। वो कहती है कि यू वर नॉट इन लव विद मी, यू वर इन लव विद दैट स्टेट ऑफ योर सेल्फ व्हेन आई वॉज विद यू। तो आई थिंक वी डोंट लव एनीवन, वी ओनली लव दैट स्टेट ऑफ आवरसेल्व्स। तो वो स्टेट ऑफ आवरसेल्व्स जो कि हैप्पी हो रही होती है, जो हमें पसंद आ रही होती है, वो हमें कहीं से मिल जाए, तो उनको भी मैं उनसे भी यही बात करने की कोशिश कर रहा था, वो जो हैं कि वी आर कंज्यूमर, वी आर इवन कंज्यूमर ऑफ आवर ओन लव। हम बच्चे से जो प्यार करते हैं तो वो भी पता चलता है कि नहीं, हम तो खुद ही जो है ना बच्चे की क्यूटनेस और उसकी जो फिर फ्यूचर जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे ही कर रहे होते हैं। आई थिंक दिस इज माई आंसर। लेकिन एक चीज़ है, लेकिन दैट मेक्स इट डेंजरस। इसका मतलब है कि अ थिंग विच इज़ प्योरली नॉन इमोशनल, लेकिन अगला बंदा उसको प्योरली इमोशनल समझ सकता है। और बात यह है कि मूवीज़ क्या हैं कहते हैं ना कि एक अच्छा एक्टर वही होता है जो ये बता ना सके कि आई एम फेकिंग एवरीथिंग। जो मतलब एक्टर की डेफिनेशन ये है कि जो जितना अच्छा फेक कर सकता है इमोशंस को, वो अच्छा एक्टर होता है। तो ये तो हो ही रहा है। हाँ जी। अच्छा, वो एक आपने मूवी की बात की, तो पिछले दिनों मेरी भी नज़र से एक मूवी गुजरी, नेटफ्लिक्स पे है, बेटर दैन अस। उसमें वो एक ऐसा बॉट बना लेते हैं जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स भी होते हैं, और फिर वो किस तरह से उसको ह्यूमन सोसाइटी में मैनिपुलेट किया जाता है, और एंड में वो अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेती है। अरीसा उस करेक्टर का नाम है, अगर आपको चांस मिले तो उसको भी देखिएगा। और
दूसरा जो अभी हमने देखी थी ये मूवी डॉक्यूमेंट्री रादर, उसमें उन्होंने एक जगह कहा कि उन्होंने एक ऐसी चाल चली उसमें गेम में जो ह्यूमन सोच नहीं सकते थे या कंप्रहेंड नहीं कर सकते थे। तो ये कैसे हुआ ये मैं जब बात आई थी उस वक्त मैंने इनको अपना पॉइंट बताया था कि मैं इसको इस तरह देखता हूँ, लेकिन मेटाफिजिकल बिलीफ वो होता है जो कि मैं समझता हूँ बहुत फंडामेंटल है ना, यानी कि इट इज़ इन द फैब्रिक ऑफ रियलिटी। वो ये है कि बेसिकली वो जो मूव थी दैट वाज इनसाइड द डाटा, वो एक वो पॉसिबिलिटी पैटर्न एग्जिस्ट करता था। मसला सिर्फ ये हुआ है कि हम ह्यूमंस वो डिस्कवर नहीं कर पाए और मशीन ने वो डिस्कवर कर लिया। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। उसने क्रिएट नहीं किया, ठीक उसने discover किया। देयर, लेकिन वो अनकवर तब हुआ। जी जी जी। इसको आप ऐसे देखें ना कि वो डाटा के अंदर जो था गिवन छुपा हुआ। पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, वो जैसे कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन का लफ्ज़ भी होता है कि आपके पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, उसकी स्पेस पहले से मौजूद होती है, डेटा से आप निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उसकी थ्योरी बना सकते हैं, थ्योरेटिकली देयर इज़ देयर, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, कौन सा है, उसमें फिर हमारी लिमिटेशंस है ना जानने की, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे बड़े नंबर दे दूं और मैं कहूँ इसको इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर तो होगा पहले से, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है, ठीक। या एक बहुत बड़ा नंबर दे दूं, बहुत बड़ा नंबर दे दूं जो अक्सर क्रिप्टोग्राफी में यूज़ भी होता है, और कहा जाए कि उसके 2 प्राइम नंबर्स बता दो, कौन से 2 प्राइम नंबर से ये वो नंबर बना हुआ है। वो बना हुआ है बाय थ्योरी, वो बना हुआ है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन आप नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं है कि जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक ठीक। वो हम नहीं उसको जान सकते because of certain अच्छा, आपने एक बात कही थी कि 4-5 साल तक उसमें रिटर्न नहीं आएगा अगर रिसर्च करते हैं, उसके बाद रिटर्न कितना आएगा उसके बारे में थोड़ा। अगर आप ROI 10 ईयर्स पे जाएं तो मेरे ख्याल से आई कैन गारंटी यू कि दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है पाकिस्तान में बैठ के आप कर सकते हैं जो ROI 10 साल अगर आप करें आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा वो। लेकिन वो कहते नहीं पहले साल चाहिए। दैट्स अ प्रॉब्लम। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं उनका ये मसला है। एक जो आपका भी एक शायद सवाल था, देखें एक और फिलॉसफी भी है जिसे हम ट्रांस ह्यूमनिज्म भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा भी लगता है, आई मीन किसी टाइम पे मैं ट्रांस ह्यूमनिज्म को फॉलो करता था, ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ट्रांस ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हमारे आते हैं ना वो ह्यूमनिज्म की वजह से भी आते हैं, ठीक है। तो वो फिर जब मशीन के साथ हम आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिर इस तरह के क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, तो फिर मे बी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ट्रांस ह्यूमनिज्म एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन, जो एक स्टेप है अगला जिसमें हम पहुँचे हैं अभी। तो इसको मेरे ख्याल में ओपन माइंड के तौर पे तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप हमारे क्वेश्चंस होंगे, अनसर्टनिटीज़ होंगी, वो हमेशा ही होता रहा है। जब कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है वो फियर ऑफ अननोन होता रहा है, और उससे फिर और ये एक नेचुरल प्रोसेस है मेरे ख्याल में। कुछ अर्से के बाद फिर इसको नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो AGI तो अभी शायद पॉसिबल नहीं है, तो बहुत इस पर बहुत ज़बरदस्त बहसें चल रही हैं, ठीक है। तो और हम यही कह रहे हैं कि आ जाएगी तो क्या होगा, जब आ जाएगी तो फिर देखेंगे। अभी तो नहीं आ रही, और कोशिश करें कि वो पहले बना तो लें पहले, फिर देखेंगे कि वो क्या होगा। तो मेरा नहीं पास ख्याल, idea आई है। एम नॉट लाइक इन दैट सेंस आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, कि इसमें जॉब्स भी नई क्रिएट होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे, जो देखें इसमें जैसे कि नोबेल ऑरियर था डेमस हैसबस, उसका जिक्र था। ये 2017-18 की डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। उसमें वो ये कहता है कि जब AI हम आगे डेवलप करेंगे, इससे जो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस होंगे ना, वो गोल्डन एज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन होगा। और वही हुआ कुछ तकरीबन 7 साल के बाद। पिछले साल फिज़िक्स और बायोलॉजी में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो AI की वजह से मिले हैं, बल्कि उसी को ही मिला है एक को, अल्फ़ागो को यूज़ करके उसने प्रोटीन फोल्डिंग का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ठीक है। तो उसी को ही नोबेल अल्फागो नाम नहीं है उसका, मतलब हाँ वो अल्फा करके ही है, वो सब कुछ अल्फा करके बनाता है। हाँ, ठीक है। डीप माइंड का जो उसी का है, डीप माइंड है, वो गूगल ने एक्वायर की हुई है। तो अब वो जो प्रेडिक्ट कर रहा था विद इन 10 years वो हमारे सामने आ गया।
तो ये इस सेंस में हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए ना। तो हमारे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हेल्थ के कितने प्रॉब्लम हैं, कुछ दिन पहले भी यहाँ पे सेशन हुआ था, हेल्थ के कितने सारे हमारे इश्यूज हैं जो इस बेस पे हल हो सकते हैं। तो मैं तो इसको एज ए ऑप्टिमिस्ट, मतलब इस सेंस में मैं ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, इसमें मैं अपना भी एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो मोरल रियलिज्म का। मोरल रियलिज्म ये है कि जो मोरालिटी है या कॉन्शियसनेस है ना, उसके भी कुछ लॉज हैं, मतलब उसके भी कुछ अनचेंजेबल लॉज हैं। तो अगर किसी ने कॉन्शियस होना है तो उसको ना उस लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वो कॉन्शियस नहीं होगा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉपरेशन है ना, ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो अगर ये कॉन्शियस होगा तो वो कोऑपरेटिव करेगा, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि बस मैं जो है ना अकेला रह जाऊँ, तो वो कोऑपरेटिव होगा, नंबर वन। और दूसरा ये कि एक और लॉ मैं समझता हूँ कि कॉन्शियसनेस है कि वी ऑल वांट टू फील गुड। तो अगर वो कॉन्शियसनेस होगा तो उसको भी मार के मज़ा नहीं आएगा, मतलब वो भी वायलेंस के ख़िलाफ़ ही होगा शायद। मैं तो बल्कि शायद वायलेंस को थोड़ा सा लो कॉन्शियसनेस समझता हूँ। तो अगर एक मसला ये है कि एक प्रॉब्लम तो ये है कि वी वांट टू किल सम ह्यूमंस बट नॉट ऑल ह्यूमंस, ये दैट इज़ द गारंटी। तो हो सकता है वो किसी के साथ मिलके जो है वो ग्रुपिंग वो कर लेगा शायद कि वो फना ग्रुप को मार दो, वो फिर अपना एआई बना लेंगे। तो इन द एंड आई थिंक देखिए इसमें एक और इन द एंड क्या होता है कि सब बैलेंस ही हो जाता है। जो एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन, इसमें यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाता है। एवोल्यूशन को भी तो आप कोई इस तरह का इंटेलिजेंस देखें ना, एवोल्यूशन को भी एज एन इंटेलिजेंस देखें। तो सदियों से हम इवॉल्व हो रहे हैं इस सेंस में, तो वो भी एक समझ लें कि इंटेलिजेंस सिस्टम है जो नेचर के अंदर बिल्ड हुआ हुआ। तो वो तो फिर उस हिसाब से जो फियर ऑफ डेथ है उसको फिर हमने ओवरकम करना है उस हिसाब से, और मशीन ने भी करना है किसी न किसी फॉर्म में। देखिए ना, अगर तो मशीन और ये मेरे ख्याल में मशीन और हम साथ साथ ही चलेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अगर किसी ने रूल भी करना है ना, तो जैसे एक बहुत बड़ा बंदा है वो कहता है मैंने रूल करना है, तो अब उसको बंदे चाहिए ना रूल करने के लिए। अब वो सबको मार देगा तो रूल पे किस पे करेगा, नंबर वन। दूसरा है कि अब वो जिस पे रूल कर रहा है, जिस पे मतलब रूल ओवर जो पीपल हैं, अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है तो फिर वो अपना भी फायदा देखेंगे, वो रूल क्यों होने देंगे, वो कहेंगे हमें ये दो। तो इन द एंड वो फिर म्यूचुअल बेनिफिट ही बन जाता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। As we saw in the movie that AI has the ability to identify objects or images using pixels by, imaging. So how can it identify sounds? That's good. पिक्सल्स उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहते हैं, वो मतलब इमेज प्रोसेसिंग का एक टास्क है, वो मेरी फील्ड से काफ़ी रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट्स है और उनको क्लासीफाई भी करता है वो, मतलब वो ये भी बताता है कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है। साउंड है, देखें साउंड में भी तो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं कि नहीं। जैसे हम जो बोल रहे हैं तो एवरी वर्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट, उसकी फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, मतलब वो टेक्स्ट में होगा तो उस तरह होगा, और जब वो साउंड में होगा तो फिर वो उस तरह होगा, वाइब्रेशंस है ना। हाँ, तो उसमें भी हम ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब इट्स इवन ईजियर, मतलब क्योंकि पिक्चर जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, ये तो 1 डायमेंशनल है उस तरह। ओके, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे फिर फिनिश करते हैं आफ्टर पार्टी। हाँ, तो बाकी जो मज़ीद डिस्कशन है या एजीआई के हवाले से जो कंसर्न है वो फिर हम बाद में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चलें, थैंक्स अ लॉट, Thank you. बड़ा मज़ा आया। मैं असल में बड़ा पैशनेट बंदा हूँ, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज इट गिव्स यू हैप्पीनेस टू टॉक अबाउट योर लव, एंड दिस इज़ माई लव।